नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे एमडीए की। एमडीए के पूर्व बीसी सत्येंद्र कुमार सिंह ने अपने कुछ निजी लाभों के लिए शायद मुरादाबाद के तमाम बिल्डरों को बिना किसी एनओसी के ही बिल्डिंगें तैयार करने की अनुमति दे दी। अगर आप महानगर में अपना आशियाना बनाने के लिए किसी बिल्डर के यहाँ फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डरों ने बिना किसी एनओसी के यहाँ पर 10 से लेकर 15 मंजिल तक की इमारतें तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन किसी भी विभाग जैसे फायर ब्रिगेड अथवा अन्य किसी विभाग से एनओसी नहीं ली है। लगता है ये सभी लोग एमडीए के पूर्व बीसी की जेब गर्म करके ही अपनी बिल्डिंगें तैयार करके बैठ गए हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि इन बिल्डिंगों में ऐसी क्या खराबी है जो ये बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती हैं, तो जान लीजिए ये बिल्डिंगें रेतीली जमीन पर बनी है, जो कि बाढ़ जैसी स्थिति आने पर शायद धराशायी हो ही जाए तो कहा नहीं जा सकता। ऐसे में फिर आप लोग जो लाखों रुपए खर्च करके एक फ्लैट खरीदते हैं उसका क्या होगा। हो सकता है कि बिल्डर उस समय ये कह दें कि ये तो प्राकृतिक आपदा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की शह पर रेतीली ज़मीन बनाने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट भले ही ठेकेदारों को दे दिया गया हो, लेकिन इसमें रहने वालों के साथ इनका भविष्य क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। लाख शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन इन ठेकेदारों के आगे नतमस्तक बना हुआ है। अब ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि क्यों सब कुछ जानते हुए भी जिला प्रशासन इन बड़े बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। अपने सहयोगी अंकित के साथ सौरभ पुटिया, अभी तक न्यूज़, मुरादाबाद। पुराने बीसी के जितने भी कारनामे थे वो लगभग सभी मुरादाबाद के लोगों के सामने आ गए, लेकिन अब जिलाधिकारी ने उनकी जगह पर चार्ज संभाला है, तो हो सकता है इन बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने बीसी की पुरानी फाइलें तथा पुराने कारनामे खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिसे देखकर अब कुछ लोगों को यकीन भी होने लगा है कि जिलाधिकारी बीसी के किए हुए सभी कारनामों को उजागर कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन बिल्डरों का क्या होगा जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके इन बिल्डिंगों के लिए बीसी साहब को मनाया था और बिना किसी एनओसी के ये इमारतें खड़ी कर दी थी। रामगंगा किनारे रेतीली जमीन पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का अधिकार एमडीए विभाग द्वारा बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के बेखौफ होकर दे दिया गया। एमडीए विभाग ने यह भी नहीं सोचा कि रेतीली ज़मीन पर जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं आखिर उनका भविष्य क्या होगा, इसमें रहने वाले जो लोग रहेंगे उनका क्या होगा, मुरादाबाद की जनता जो इसमें रहने आ रही है उसका भविष्य क्या होगा। सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जो लोग इस अपार्टमेंट में रहने आ रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये अपार्टमेंट रेतीली ज़मीन पर बनाए गए हैं। अब आने वाला वक्त ही बता सकेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। एमडीए विभाग की लापरवाही को जनता झेलेगी या फिर अधिकारी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अपने सहयोगी सौरभ पुटिया के साथ अंकित चौहान, अभी तक न्यूज़, मुरादाबाद। तत्कालीन बीसी सत्येंद्र कुमार से जब इस मामले में पूछा गया था कि मुरादाबाद एक डेंजर जोन में है, तो उनका कहना था कि उनके द्वारा भूकंप रोधी डिवाइसें महानगर में लगाई गई हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा नहीं की गई कि भूकंप रोधी डिवाइसें मुरादाबाद महानगर के विभिन्न स्थानों में लगी हैं। और तो और जब बीसी साहब से इन बिल्डिंगों के बारे में पूछा गया था तब वो गोलमोल जवाब देकर अपनी बात को पूरा करके निकल गए थे। अब जब बात डेंजर जोन की आ ही गई है तो आप अंदाजा लगाइए कि इस डेंजर जोन में अगर इन बिल्डिंगों को
कुछ हो जाता है, ये बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं, तो आम आदमी के खून पसीने की कमाई जो बिल्डरों की जेब में जा चुकी होगी उसका क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल अगर आप ऐसा कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो बिल्डर से सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड की एनओसी मांगे, उसके बाद एमडीए से अप्रूव होने का एक लेटर, क्योंकि कुछ बैंकों द्वारा भी बिना किसी मानक के अपने ग्राहक बढ़ाने के उद्देश्य से लोन पास कर दिए जाते हैं और उन्हीं बिल्डरों द्वारा उन बैंक के लोगों की जेब गर्म करके ये भी कहलवा दिया जाता है कि इसे एमडीए से पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। जब तक आपके सामने बिल्डर पूरे कागजात न रख दे तब तक आप फ्लैट बुक ना कराएं। लोग लाखों खर्च कर सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं और ये बड़े बिल्डर आपके आशियाने को मुक्ति स्थल में तब्दील करने पर लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुरादाबाद डेंजर जोन 4 में घोषित है और डेंजर जोन 4 में घोषित होने के बावजूद यहाँ 12 मंजिला इमारत बनाना मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन इन बिल्डरों ने आप ही के पैसों से आप ही को चूना लगाकर यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है जो आधिकारिक तौर पर बिल्कुल गलत है। अपने सहयोगी अंकित चौहान के साथ सौरभ पुटिया, अभी तक न्यूज़। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने अंबेडकर पार्क में एक धरना दिया। प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे सौतेलेपन के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में धरना देकर अपना विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ओलावृष्टि के बाद बर्बाद हुई किसानों की फसलों का उचित मुआवजा नहीं दिया है, तो वहीं अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज तक राहत के नाम पर एक भी रुपया नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से किसानों में खासा रोष व्याप्त है। तो वहीं गन्ना मूल्य के भुगतान के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी समय से चुप्पी साध रखी है, जबकि न्यायालय के आदेश भी आ चुके थे कि जल्दी ही गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए, लेकिन प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। नहीं है, धन के नाम से हर चीज पैदा होती है कि जो भी है हमारी प्रदेश सरकार हो तो जो भी करना चाहता हो सब कुछ कर सकता है। किसी को सड़क पर ला भी सकता है और किसी को आसमान पे बिठा भी सकता है। सन 2017 जो आने वाली है उस पर भी निगाह रखें आप, ऐसा सब उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। मुरादाबाद की हमारी इकाई ने जो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई, किसान तबाह हो गया है। 50 से लेकर के 70% तक नुकसान हुआ और केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें केवल छलावा का काम कर रही हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दे रही है। तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह ने पार्टी को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी का घेराव करो और गांव सभा की खुली बैठक में जो तथाकथित पैसा लेके सूची बनाई गई है लेखपालों द्वारा उसका पढ़ के सुनावें, सत्यापन करें, जो गलत है उनको काटा जाए और जो छूट गए उनको जोड़ करके और वर्तमान समय में जो 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा 2 हेक्टेयर तक देना है वो किसानों को दिया जाए। दूसरा, जिन किसानों ने रबी के फसल में अपनी फसलों का बीमा कराया है उनको बीमा कंपनियों द्वारा बीमा की धनराशि दिलाई जाए। केंद्र सरकार से हमारी पार्टी की मांग है कि 6 महीने का जो कृषि का कर्जा है वो माफ़ किया जाए। प्रदेश सरकार 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ करे, जो गन्ना का बकाया भुगतान है उसको ब्याज सहित दिलाया जाए, जो कानून व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ी है उसको दुरुस्त की जाए, जो बिजली आ नहीं रही है बिजली दिलाई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के ये हमारी पार्टी का आज जिलाधिकारी का घेराव है। मनोज चौधरी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में, मंडल अध्यक्ष राजवीर गुजर साहब रहेंगे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व सांसद माननीय मुंशीराम पाल जी हैं, ईसीएस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जो राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं श्री चक्रपाणी यादव। सिविल लाइन क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ एक युवक द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पहले तो जमकर पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ बलात्कार का प्रयास करने का मामला सामने आया है। क्षेत्र में मासूम के साथ बलात्कार की घटना
आग की तरह से फैल गई। क्षेत्रवासियों ने मासूम से मिली जानकारी के बाद युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, तो पुलिस उसे अपने साथ चौकी ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम दुकान के सामान खरीदकर वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में नाई की दुकान पर काम करने वाला आरोपी मासूम को पकड़कर अपने साथ ले गया और बलात्कार करने का प्रयास किया। बाद में मासूम को डरा धमका कर घर वापस भेज दिया। 6 वर्षीय बच्ची रोती हुई घर पर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए। मासूम को रोते रोते देख उन्होंने पूरी बात पूछी। परिजनों को सारी बात उसके द्वारा बताई गई। गुस्साए परिजन आरोपी की दुकान पर पहुंचे और 17 वर्षीय उस युवक को पकड़कर जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। आसपास के लोग भी मौके पर आ गए और जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने भी उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। सूचना पाकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तो वहीं मासूम को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। ये टॉफी लेने गई थी दुकान से, टॉफी लेने गई थी। टॉफी लेने के बाद में ये इनने बुला लिया रास्ते में, दुकान में ले गया। इसके साथ में रेप बेटा बता दे तो इसका कच्चा बच्चा समझा जो भी हुआ है इसके साथ में रेप हुआ है। कितने साल उम्र होगी इसकी बच्ची? 5 साल से कम है, कुछ 1-2 महीने। तो लड़का क्या करता है? लड़का नाई की दुकान पे बाल काटता है। तो पकड़ लिया ऐसे क्या? हाँ पकड़ लिया। किसने पकड़ा था? मैंने पकड़ा था, मेरी बच्ची मम्मी ने बुला के पकड़ा। ले गई थी मुझे घर से। लड़का ले गए के परिजनों ने अवगत कराया और इस युवक ने उसके साथ अटेम्प्ट किया, प्रयास किया बलात्कार का। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसको जेल भेजा जा रहा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। बच्ची की उम्र जो है वो कम है, 6-7 साल के आसपास है। उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। उसकी पूरी मदद की जाएगी और मुलजिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। धनगर जाति के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के विरोध में अंबेडकर पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक जुलूस निकाला। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान अधिकारियों से उनकी नोकझोंक भी हुई। अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर धनगर जाति के लोगों ने अंबेडकर पार्क से एक जुलूस निकाला, जो कि जिला अस्पताल के सामने होकर पीली कोठी होता हुआ एकता द्वार की तरफ से कलेक्ट्रेट पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कई अधिकारी भी उनसे वार्ता करने के लिए आए, लेकिन सभी लोग इस बात पर अड़ गए कि आज वो अपने जाति प्रमाण पत्र लेकर ही जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जेपी धनगर का कहना था कि जब हमारे बुजुर्गों के जाति प्रमाण पत्र धनगर जाति के नाम से बन चुके हैं और प्रदेश के सभी हिस्सों में इसी जाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, तो मुरादाबाद में तहसीलदारों द्वारा इस प्रकार का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो मुरादाबाद जिले के अंदर तानाशाही का माहौल पैदा कर दिया गया हो। अधिकारी उन लोगों से किसी भी कीमत पर बात करने को तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के अलावा स्थानीय विधायक तथा अन्य नेतागण भी फोन करके कहते हैं, लेकिन तहसीलदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तहसीलदार का कहना है कि इस समय इस जाति के नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से एक कमेटी भी बनाई गई है। जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष जेपी धनगर ने कहा कि यदि हमारी जाति कागजों में दर्ज नहीं थी तो हमारे पूर्वजों के जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी कर दिए गए। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई। जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े हुए सभी लोगों से जब अधिकारियों की बात नहीं बनी तो उन लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने ही सड़क पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अधिकारी भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए।
आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हमारे फेवर में निर्णय दे दिया और इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने सर्टिफिकेट बनाने के कड़े आदेश दे दिए। जिलाधिकारी महोदय ने दो दो बार निर्णय दे दिए, 12/1/2015 और प्लस अभी 22 मई को। इसके बाद तहसीलदार जानबूझकर धनगर जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, इसलिए समाज में बहुत आक्रोश है। ये आपके सामने है, हमने कह भी दिया सीओ साहब से, एजीएम साहब आज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वरना आज हम यहीं चाहे प्राण त्यागने पड़े। प्रदेश के अन्य स्थानों पर ये बन रहे अन्य जिलों में बन रहे। मैं इसके लिए 50-100 सर्टिफिकेट लाया हूँ, केवल मुरादाबाद में नहीं, और मुरादाबाद में जिला पंचायत प्रधान बीडीसी सब रहे, और जिनका बाबा का बना है, पिता का बना है, नाती का नहीं बन रहा। बड़ा अफसोस। वाह भाई बेईमानों, भ्रष्टाचार, तहसीलदारों, तुम्हारा जवाब नहीं। दरोगा की भर्ती में फ्लूइड और ब्लेड का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने अब न्यायालय की शरण ली है। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क में व्हाइटनर और ब्लेड का प्रयोग करने वाले प्रतिभागी अभ्यर्थियों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश पर मुख्य लिखित परीक्षा के चयन परिणाम से व्हाइटनर और ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, जो कि पहले परिणाम में चयनित हो चुके थे। जिस 7.3 नियम के द्वारा उन्हें बाहर किया गया है, वो नियम भर्ती के नियमों में नहीं था। ये नियम चल रही भर्ती के बीच में बनाया गया है और उस नियम को कहीं भी प्रकाशित नहीं किया गया था, जिस कारण अभ्यर्थियों को वो नियम मालूम ही नहीं हो सका, जो कि सरासर उनके साथ अन्याय है, ऐसा उन लोगों का कहना था। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कई निर्णयों से स्पष्ट किया गया है कि खेल के दौरान खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। 2 सितंबर 2014 को संशोधित नियम 7.3 को 2011 में शुरू की गई दरोगा भर्ती चयन प्रक्रिया में लागू नहीं किया जा सकता। इस मुद्दों को लेकर सभी लोगों ने न्यायालय की एकल पीठ में जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान स्वदेश कुमार, जगजीत सिंह, दीपक कुमार, अवधेश कुमार, यतीश कुमार, उत्तम कुमार, अरुण कुमार सहित परीक्षा में बैठकर बाहर हुए सभी अभ्यर्थी मौजूद रहे। चल रही है, उसमें हम फाइनल सिलेक्शन हमारा हो गया था, लेकिन बोर्ड ने और कोर्ट ने मिलकर हमें सफ़ेदा लगाने की वजह से हमारा अभ्यर्थी निरस्त कर दिया है, जिसको लेकर के हमने जो है वकील कर लिया है और हम डबल बेंच जा रहे हैं। क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हमें निकाला गया है, वो भर्ती शुरू होने से पहले था ही नहीं, वो भर्ती होने के मेन एग्जाम के पास बना है, जो कि सरासर गलत है। आज आप किसी को ज्ञापन देंगे या किसी से मिलेंगे? हम आज इलाहाबाद जा रहे हैं और वकील से अब वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे बिलारी की खबरें लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबर बिलारी से है, जहां पर शाहबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में एक अज्ञात जेब कतरे ने बैंक में आए ग्राहक की जेब से 50,000 रुपए की नकदी निकाल ली। बिलारी में शाहबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात जेब कतरे ने बैंक से पैसे निकालने आए व्यापारी की जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए और फरार हो गया। नगर के मोहल्ला बाजार निवासी शाहिद हुसैन एक चादर व्यापारी हैं। शनिवार को शाहबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से अपना 60,000 रुपए का चेक कैश कराने के लिए गए थे। करीब 10:09 पर शाहिद हुसैन ने बैंक से 60,000 रुपए निकालकर अपने कुर्ते की जेब में 50,000 रुपए रख लिए, जबकि दूसरी जेब में 10,000 रुपए रखे। जेब कतरा उन पर पहले से ही नजर बनाए हुए था। शाहिद हुसैन काउंटर पर खड़े होकर अपने किसी परिचित से बात करने लगे। इतने में जेब कतरे ने बड़ी ही सफाई के साथ उनकी जेब में रखे 50,000 रुपए निकाले और अपने एक अन्य बाहर खड़े साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। जेब से पैसे निकलने का आभास जैसे ही उन्हें हुआ तो इस बात की शिकायत उन्होंने
बैंक के प्रबंधक से की, तब तक दोनों युवक वहां से फरार हो चुके थे। दिन दहाड़े बैंक में हुई इस घटना से व्यापारियों में रोष फैल गया। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में जेब कतरों की तस्वीरें कैद हो गईं और उससे पैसे कैसे निकाले गए इस बात का भी पता लग गया। सारी फोटो सीसीटीवी कैमरे की में होने की वजह से शायद पुलिस को भी इस केस को हल करने में आसानी रहेगी। सूचना पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज आजाद शर्मा मय फोर्स के पहुंचे और मौका मुआयना करने के बाद में पीड़ित से भी बातचीत करके पूरा मामला जाना। शाखा प्रबंधक ने बताया कि हमें शाहिद हुसैन की तरफ से बैंक में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपए निकालने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र मिला है। वो इसकी शिकायत कोतवाली में दे दी गई है। कुछ जरूरत थी, मैंने 60,000 रुपये का चेक निकाला, चेक लेके आया था मैं, तो मैंने चेक पास कराया। चेक पास कराने के बाद में जैसे ही मुझे एक मेरे भाई मिले मेरे मोहल्ले के, मुझसे बोले मुझे खाता खुलवाना है। तो मैंने 7 नंबर पे कौन सी बैंक में आए थे आप? PNB बैंक में आया था मैं। फिर मैंने आपको उनसे मालूम करा कि गुप्ता जी थे, कोई बोले खाता खुलवाना है, तो गुप्ता जी मुझसे बोले खाता आज नहीं खुलेगा, परसों खुलेगा खाता। तो इतनी देर में मेरे बराबर में एक लड़का खड़ा था जो सीसीटीवी कैमरे में आ चुका है। उसने मेरे जेब में से 50,000 रुपये गड्डी निकाल ली। कितने रुपए निकाले थे आपने? बैंक से 60,000 रुपये निकाले थे मैंने। जो 10,000 रुपये गड्डी रह गई है मेरे पास, 50,000 रुपये निकाल ली। तो कोई सूचना प्राप्त हुई नहीं है जगह। अच्छा, इसके बाद भी फुटेज देखने के बाद भी आप लिखित में मांगेंगे? बिल्कुल लिखित में तो जगह जब तक देखिए कोर्ट में भी कहीं जाते हैं जगह तो अब सबूत तो चाहिए ना। लिखित सबूत आपके पास फुटेज में आपके सीसीटीवी में दिख रहा है ना, कुछ पैसे निकालते हुए? ये आधार नहीं है आपका? नहीं, क्या हुई जब तक ये डिपॉजिटर लिख के नहीं देंगे जगह कि हमारे पैसे निकले हैं या नहीं निकले हैं, तब तक कैसे जगह कार्रवाई आगे कार्रवाई। अमरोहा ब्लॉक में एक ग्रामीण ने ग्राम विकास अधिकारी पर फर्जी तरीके से नियुक्ति करने का आरोप लगाया है। अमरोहा ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी शौकत अली पर एक ग्रामवासी ने कंप्यूटर ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति करने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की है, जिसकी जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने वीडियो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उसे बचाने के लिए प्राकृतिक न्याय का ढोंग रचने के मामले में जांच दोबारा करने के लिए नरेगा सेल को भेज दी है, जिसे देखकर साफ जाहिर होता है कि अमरोहा में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई नहीं बल्कि संरक्षण दिया जा रहा है। पूरा मामला विकासखंड अमरोहा में तैनात ग्राम विकास अधिकारी शौकत अली से जुड़ा है, जिस पर थाना नौगामा सादात इलाके के गांव नालू नगला निवासी अरमान ने आरोप लगाया है कि वीडियो शौकत अली ने मेहंदी नाम के एक कंप्यूटर ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति की, जिसमें नियुक्ति मेहंदी नाम से हुई जबकि मेहंदी हसन के नाम से चेक काटा गया और मोहम्मद मेहंदी के नाम से खाता खोलकर उसके खाते से तनख्वाह भेजी गई, जबकि उसे नियुक्ति का ना तो अधिकार था और ना ही नियुक्ति का प्राविधान था। इस पूरे मामले की शिकायतकर्ता अरमान ने मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों से की, पर आज तक उसकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि अरमान का कहना है कि जिला विकास अधिकारी इस मामले की जांच कर चुके हैं, पर उसे कहां दबाया गया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। हालांकि शिकायतकर्ता अरमान का कहना है कि इतना समय बीतने पर भी कोई जवाब नहीं मिला और अगर कुछ दिनों में उसकी शिकायत पर शौकत अली पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। शौकत अली ने अमरोहा ब्लॉक में फर्जी नियुक्ति की मेहंदी के नाम से और चेक काटा है मेहंदी हसन के नाम से और तनख्वाह दी मोहम्मद मेहंदी के नाम से। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री को करी, IG को है, DIG को भी है, DM साहब को भी है, ADM साहब को भी है। वो जांच DDO साहब ने करी है और वो DDO साहब ने अपनी तरफ से जांच जो है वो भेज दी और वो जांच का ये पता नहीं है कि वो जांच किसने दबा रखी है, कहाँ है। तो मैंने शिकायत की, अगर उस पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्ट्रेट में जो है क्या नाम है अपनी जो है आत्महत्या कर लूँगा और उसका जिम्मेदार जो होगा तो वो प्रशासन होगा।
इस मामले में जब हमने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी शौकत अली से बात की तो दबंग वीडियो ने मेहंदी की नियुक्ति की बात को स्वीकार करते हुए जो पक्ष रखा उसे सुनकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वीडियो साहब कितने दबंग हैं। दरअसल वीडियो साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति कितने भी सरनेम लगा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, कैमरे को देखकर बौखलाए वीडियो साहब ने सारे मामले का दोषी अपने कार्यालय के उर्दू अनुवादक मोहम्मद असगर को बताया और जब उन्हें याद दिलाया गया कि शिकायतकर्ता अरमान है तो वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए शिकायतकर्ता को एक नंबर का दलाल कहने लगे। साथ ही उन्होंने फर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर मेहंदी की नियुक्ति पर भी ये कहा कि उसे सिर्फ 5 महीने के लिए रखा गया था जो रात में काम करता था। अब आप खुद ही बता दीजिए कि सूबे में रात में कौन सा दफ्तर खुलता है और क्या काम होता है। जो आरोप लगाए गए सब गलत हैं। मेहदी हसन ने यहाँ काम किया है। मूल नाम मेहदी है, मोहम्मद मेहदी लिखे है, मेहदी हसन लिखे, एक ही बात है। उसका मूल नाम मेहदी है, सरनेम मोहम्मद लगा ले या मेहदी हसन लगा ले, एक ही बात है। बैंक खाता खुला हुआ है उसके नाम से, उसमें उसका पैन कार्ड लगा हुआ है, उसमें उसका एपिक कार्ड लगा हुआ है, उसमें उसकी फोटो लगी हुई है। वो तो फर्जी नहीं हो सकते। आरोप आपके ऊपर ये लगाया गया? नहीं, आरोप लगाने वाले ने आरोप लगाने के दृष्टि से बस आरोप लगाया है और कोई इसमें सच्चाई नहीं है। और पूरे जब से उसे काम लिया गया है, मात्र 5 महीने का काम लिया गया है। अच्छा, यहाँ लिया था क्या यहाँ पे वो कार्यरत है भी मेहदी हसन? ना, कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं है, डेली वेज पे लिया गया था काम से। मनरेगा में? हाँ, मनरेगा में रात में काम करता था, डेली वेज पे है, कोई नियुक्ति नहीं करी गई है। कितने साल उससे काम कराया आपके विभाग में? कुल 5 महीने करा है। कितनी से वेतन पे? 150 रुपया प्रतिदिन पे। ये एक हमारे ऑफिस में ही मोहम्मद असगर नाम के आदमी है, उनकी करतूत है ये सब। लेकिन शिकायतकर्ता मोहम्मद अरमान है। ये भी एक नंबर का दलाल आदमी है। इसने बहुत से लोगों से, कई गांवों के लोगों से इंदिरा आवास के दिलवाने के नाम पे पैसे ले रखे हैं। इसका मैंने बंद कर रखा। वीडियो शौकत अली द्वारा जिस उर्दू अनुवादक मोहम्मद असगर पर आरोप लगाया गया था, जब हमने उससे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और वो तो मेरे अधिकार हैं ही हैं, मेरा उनसे क्या विवाद। जबकि उन्होंने मेहंदी नाम के एक फर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने आज तक मेहंदी हसन या मोहम्मद मेहदी नाम के किसी व्यक्ति को काम करते हुए नहीं देखा और जो आरोप वीडियो साहब ने मुझ पर लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। तो जिस तरीके से मतलब उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये सब है, तो इस प्रकरण में आपको भी उछाला जा रहा है, तो क्या लगता है आपको ये जो वीडियो साहब ने नियुक्ति की है, ये नियुक्ति सही मानते हैं आप? नहीं, अगर ऐसी कोई नियुक्ति की तो गलत है, फर्जी है, मगर मुझे कोई जानकारी नहीं है इसमें, ना मेरी कोई शिकायतकर्ता से मुझे कोई वो है। वो अगर ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये वो तो मेरे अधिकारी हैं, मैं तो भाई उनका सबऑर्डिनेट हूँ। मुझे 6 साल से ज़्यादा अमरोहा इलाके में काम करते हुए हो गए, तैनात हूँ मैं, करीब 6.5 साल हो गए। लेकिन मैंने आज तक किसी मेहदी हसन या मोहम्मद मेहदी नाम के व्यक्ति को कभी काम करते हुए नहीं देखा। किसी कंप्यूटर ऑपरेटर ने इस नाम के कभी काम नहीं किया ब्लॉक में, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं कभी नहीं देखा मैंने, और ना मैंने सुना कभी। इस पूरे मामले में जब हमने मुख्य विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और इसकी जिला विकास अधिकारी एम लाल जांच भी कर चुके हैं, पर प्राकृतिक न्याय के तहत वीडियो की मांग पर पूरे मामले की दोबारा जांच नरेगा सेल के डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई है। हालांकि सीडीओ साहब ने दबी जुबान में जिला विकास अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में वीडियो शौकत अली पर लगे आरोप सही पाए जाने की बात कबूली है। ये शिकायत प्राप्त हुई थी और ये जांच जिला विकास अधिकारी द्वारा की गई है। जिला विकास अधिकारी ने आख्या भी प्रस्तुत कर दिया है। इसी बीच डीडीओ की भी एक लिखित में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि कई तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है और डीडीओ ने एक तरफा आख्या भेज दी है। तो चूँकि डिप्टी कमिश्नर मनरेगा सेल से देखा जाता है ये, तो उसमें दोनों डीडीओ की भी पत्र और डीडीओ की आख्या भी दोनों डिप्टी कमिश्नर मनरेगा के यहाँ भेज दिया गया है कि इसका दोनों का परीक्षण करके जो भी टिप्पणी जो कार्रवाई आगे हो उसको प्रस्तावित करें ताकि तदनुसार सक्षम स्तर पे कार्रवाई के लिए किया जाए।
सर सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वीडियो साहब ने जो जांच की थी उसके अंदर शौकत अली द्वारा जो फर्जी नियुक्ति की गई थी उसको फर्जी पाया गया। हम जैसा कि मैंने बताया कि डीडीओ की रिपोर्ट से तो कुछ है ऐसा, लेकिन उसी के दूसरे दिन ही डीडीओ ने भी एक पत्र दिया है कि कई कुछ उसमें उल्लेख किया कि ये चीज़ें नहीं देखा, डीडीओ ने ये नहीं देखा। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से कि दोनों पक्षों को देखते हुए उसके बाद कांठ तहसील में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनपद भर की सभी तहसील मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कांठ तहसील मुख्यालय पर भी भाजपा के नेता नवीन चौधरी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से पहुंचे और अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को उनका मुआवजा देने का काम नहीं कर रही, जिन्हें मुआवजा अब तक मिला भी है तो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। वक्ताओं ने कहा कि किसान इस समय काफ़ी परेशान है क्योंकि उसके गन्ने का पुराना भुगतान भी उसे नहीं मिल पाया है। किसान के घर में तमाम समस्याएं होती हैं, इसके अलावा नई फसल की तैयारी करना भी किसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर सरकार जल्दी ही किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होगी। वक्ताओं ने कहा कि 29 जून को जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के अलावा जिले भर के किसान भी पहुंचेंगे। किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए इसमें समस्याएं हैं। हम लोग इस भूमि के पुत्र हैं, हम लोग कि हक तो सिर्फ हम अपने लोगों को देंगे, किसानों को नहीं देंगे। किसान भी है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, कि तू जाटव है, तू। लेकिन ये समाजवादी की सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को नहीं समझ रही। करोड़ों रुपए का भुगतान सेंट्रल के द्वारा माननीय मोदी जी के सरकार को काफी समय पहले दे दिया गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाजवादी पार्टी के, वो सिर्फ एक पार्टी के रहते ही इस उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। एक जनता के हितैषी होने के नाते इस पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं। अपनी फसल पैदा करी है, जब हम जमीन का सीना चीर सकते हैं तो हम सीना तुम्हारा भी चीर सकते हैं। हम लोगों के पास जो था वो इस धरती माँ को हम दे चुके। अब धरती माँ हमसे ये कह रही है कि जाओ इस सरकार के पास और ये पूछ लो कि हमारा पैसा हमें कब दोगे। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।